17,500 रुपए बच गए साल के। ओहो मुबारक हो, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा मैं इस पैसे के साथ क्या करूं। क्या मैं कहीं जाके एक घर खरीद लूं या मैं कहीं जाके एक जहाज खरीद लूं। अरे यार चलो ये दोनों चीजें नहीं खरीद पा रहा हूं तो कहीं जाके एटलीस्ट 1 किलो सोना खरीद लूं। नहीं, अगर वो भी नहीं खरीद पा रहा हूं तो एटलीस्ट कहीं जाके मैं 1 दिन 2 दिन की पार्टी कर सकूं, ताज में रह सकूं। अरे वो भी नहीं कर सकता तो सोचा मैंने मैं एसआईपी कर लूं। पर पता चला एसआईपी करूंगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स भी ज्यादा कर दिया है, उसमें भी मेरे को सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, आपका फाइनेंस एक्सपर्ट, प्रॉफिट्स फर्स्ट का फाउंडर, और लेके आया हूं पूरा लेखा जोखा इस बजट का। ये 17,500 का जो नंबर फेंक के मारा है हमारे मुंह पे, सबको बताया गया भाई 17,500 रुपए बच जाएंगे आपके साल के। इतना इतना जो है दरिया दिली हमारी एफएम साहिबा निर्मला सीतारमन जी ने दिखाई है, पूरे 17,500 रुपए बचाए हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि बजट में हुआ क्या, किसके लिए फायदा हुआ, किसके लिए नुकसान हुआ। थोड़ा लेट हो गया हूं वीडियो में बनाने में, पर एंड तक रुके रहना। एक गजब कंपैरिजन दूंगा कि कैसे भारत कहां कहां पैसा खर्च करता है वर्सेस यूएसए, चाइना और वियतनाम वो कहां पे पैसा खर्च करते हैं। वो डेटा जब आप देखोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे और आपको पता चलेगा अभी भी भारत को कितनी प्रॉब्लम हो रही है अपने बजट को सही दिशा में लगाने के लिए, और उसके कारण क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहना मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 1.5x की स्पीड पे देखना तो मजा आएगा, और तेजी से बात करूंगा, जो वैसे भी तेज कर रहा हूं पर और तेजी से होगा। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं बजट में किसको कितना फायदा हुआ। भाई बजट में ये 3 लोगों को बहुत फायदा हुआ है। बोलोगे आप, ये बोलोगे यार ये 3 लोग कौन है। ये जो व्यक्ति है ये बिहार में कॉन्ट्रैक्टर है, ये जो व्यक्ति है ये आंध्र प्रदेश में बिजनेसमैन है, और ये जो व्यक्ति है ये सैलरीड क्लास का व्यक्ति है जिसको अभी अभी जॉब लगी है, उसकी सैलरी करीबन 7-8 लाख रुपए की है। ये तीन जो हैं इस बजट से सबसे ज्यादा खुश हैं। क्यों खुश है वो मैं आपको बताता हूं। पहली चीज, जैसे कि ये सोचा गया था कि जब इलेक्शन जीत के मोदी जी आए तो वो 272 सीट्स नहीं लेके आ पाए, 240 सीट्स लेके आ पाए। तो उनकी जो बैसाखी बनी, उनकी जो चेयर की 2 टांगे बनी, वो बनी एक आंध्र प्रदेश और एक बिहार, एक नायडू साहब और एक नीतीश कुमार साहब। तो उनकी तो डिमांड थी हमें स्पेशल स्टेटस चाहिए, बहुत पैसा चाहिए। तो इस बजट में सरकार ने दोनों टांगों का ख्याल रखा है ताकि उनकी कुर्सी अगले 5 साल मजबूती से टिकी रहे। तो पहली टांग जो नीतीश कुमार जी की थी उसके लिए उन्होंने करीबन करीबन 50,000 करोड़ रुपए दे दिए हैं। उसमें से 26,000 करोड़ दिए हैं पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे के लिए, और 21,400 करोड़ रुपए दिए हैं 2400 मेगावाट प्लांट पीरपैंती में। तो अगर आपको बिजनेस बनाना है, अगर आपको बिजनेस करना है तो बिहार अब जबरदस्त जगह हो रही है। अगर आप छोटे ठेकेदार हो, छोटे बिजनेस हो, छोटे व्यापारी हो, तो जाओ भाई, अब तो टाइम आ गया है कि बिहार में जम के टेंडर बटेंगे और उसमें आप भी काम कर सकते हो और अपने लिए एक जीविका बना सकते हो। क्योंकि ये 47,000 करोड़ के बाद एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी जो है सरकार ने इनको दी है। अगर ये पूरा बजट देखा जाए तो करीबन करीबन 59,000 करोड़ रुपीस का बिहार को पैकेज मिला है। तो नीतीश कुमार जी तो क्या कर रहे होंगे। अरे नीतीश जी मजा आ गया, क्या डांस किए हो, धमाल आ गई। हैं हम कुर्सी की दूसरी टांग पे, और वो टांग है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के लिए सरकार ने क्या क्या किया है। आंध्र प्रदेश के लिए सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए का पैकेज तो इसी बजट में दे दिया है। उसमें क्या करेंगे, उसमें इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा विशाखापट्टनम चेन्नई और हैदराबाद बेंगलुरु। ये जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा यहां पे आंध्र प्रदेश की गजब की डेवलपमेंट होने वाली है। पोलावरम प्रोजेक्ट जो इरिगेशन का प्रोजेक्ट है उसके लिए सरकार पैसा देगी, और बैकवर्ड रीजन्स के लिए पैसा देगी, और एपी के कैपिटल जो अमरावती का कैपिटल का ड्रीम रहा है नायडू साहब का, उसके डेवलपमेंट के लिए भी फंड्स देगी। तो करीबन 15,000 करोड़ रुपए का सपोर्ट सरकार ने ऑलरेडी दे दिया है। यानी दोनों पार्टनर्स को मिला के करीबन करीबन 75,000 करोड़ रुपए का सपोर्ट दे दिया गया है। तो नायडू साहब आपका क्या कहना है। चलो नायडू साहब आप फाइनली खुश तो हुए। आते हैं कि कौन क्या कह रहा है इस बजट के बारे में। तो भाई राहुल गांधी जी तो बाज नहीं आते, छेड़ना जरूर है उनको। तो उन्होंने क्या कहा, कुर्सी बचाओ बजट है ये। देखो बात तो उनकी गलत नहीं है, क्योंकि दोनों कुर्सी की टांगों के लिए सपोर्ट तो दिया गया है, सरकार ने उनके लिए फेवर तो किया है। अब पीस एलाइज, यानी कि जो आपके एलाइज हैं उनको खुश करा है। हॉलो प्रोमिसेस टू देम एट द कॉस्ट ऑफ अदर स्टेट्स। अब बोले यार इनको तो दे दिया, बाकियों को नहीं दिया तुमने। अपीस क्रॉनीज बेनिफिट्स टू ए। ये ए कौन है।
यहाँ लिखा है नीचे। मेरे लेफ्ट राइट पर उनकी शायद फोटो भी आ रही है। हाँ, यही यही, ये जो एए हैं उनको तो बेनिफिट दे रहे हो, क्रॉनी कैपिटलिज्म जिसे कहते हैं हम, पर कॉमन इंडियन को कुछ नहीं दे रहे हो। और लास्ट में कह रहे हैं कि कांग्रेस का ही मैनिफेस्टो आपने चिपका दिया। वैसे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो कुछ पॉइंट्स इस बजट में आए हैं उसमें मेरे को लगता है कांग्रेस का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, और हर विपक्ष का सरकार के लिए इस प्रकार का रोल होना चाहिए। ये जिस तरीके से रोल दिखा है वो थोड़ा गलत दिखा है। अगर एक अच्छी ऑपोजिशन होती तो वो ऑपोजिशन अच्छे आइडियाज दे सकती है सरकार के लिए, और अगर सरकार उन आइडियाज को लेती है तो ऐसा नहीं कि ऑपोजिशन को बोलना है तो मेरा आइडिया था, ये तो मेरा आइडिया था। हम सब मिलकर साथ कर रहे हैं। सत्ता एक बार के लिए डिसाइड होती है 5 साल में, एक बार जिसको मिल गई वो 5 साल चलाएगा। पर अगर इस तरीके का अच्छा सपोर्ट जो है ऑपोजिशन करे तो डेफिनेटली सरकार को हेल्प होगी। मैं ये बात इनकी राहुल जी की परफेक्टली मानता हूं कि उनके बोले हुए कुछ चीजों को डेफिनेटली इस बजट में थोड़ा अलग कपड़े पहना के डेफिनेटली डाला गया है। मैं ये कहूंगा कि जो एग्जीक्यूट करता है वही विनर होता है। मेरे को जो जीता वही सिकंदर की एक बात याद आती है, सेकंड की कोई वैल्यू नहीं है, जो जीतता है वही सिकंदर है। तो जो जीता बीजेपी है तो वही सिकंदर है। थोड़ी छोटी ही हो गई फोटो। अखिलेश जी कह रहे हैं ये बजट भी ना उम्मीदगी का ही पुलिंदा है, शुक्र है इंसान इन हालातों में भी जिंदा है। ना उम्मीदगी का पुलिंदा है, यानी कि जो उम्मीदें की थी लोगों ने वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई, शुक्र है एटलीस्ट इंसान को जिंदा तो रखा है। और उसके बाद एमके स्टालिन, ये जो एलाइज हैं, जो बड़े एलाइज हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, उन्होंने पहले तो कुछ बहुत बड़ा भाषण लिखा, फिर लिखा while the budget includes announcements for states ruled by BJP allies, there is no guarantee these states will receive the promised funds, just as Tamil Nadu has been denied funds for the Chennai Metro for the past 3 years। वो ये कहना चाहते हैं कि भाई वादा तो कर दिया है पर बताना तब जब पैसे आ जाएं, क्योंकि अभी तक जो चेन्नई मेट्रो है उसके पैसे नहीं दिए। फिर वो आगे कहते हैं कि निर्मला सीतारमण जी चेन्नई से होने के बावजूद भी जो है चेन्नई पे फोकस नहीं कर रही, तमिलनाडु पे फोकस नहीं कर रही है। तो स्टालिन साहब का अभी भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि भाई ये फंड्स जो हैं वो मिलेंगे कि भी नहीं मिलेंगे, या ऐसे ही ये जुमला है। आगे चलते हैं कि क्या क्या बजट में हुआ। मैं कुछ 10 से 11 पॉइंट्स आपको बताऊंगा, क्विकली जल्दी समेटेंगे, पर एंड के लिए वेट करना क्योंकि एंड में मैं कंट्री कंपैरिजन दूंगा, वो कंपैरिजन से आपके होश उड़ जाएंगे। पहली चीज, रूरल कंजम्पशन बढ़ाया गया। पीएम आवास योजना में 3 लाख करोड़ रुपए लगाए जाएंगे 3 करोड़ घरों के लिए। तो इसके लिए ऑब्वियसली जो हाउसिंग सेक्टर है उसकी कंपनीज पे आप निवेश के एंगल से, मैं निवेश के एंगल से भी बात करता रहूंगा, निवेश के एंगल से आप हाउसिंग सेक्टर की जितनी कंपनीज है, सीमेंट की कंपनीज है, स्टील की कंपनीज है, उन पे ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि 3 लाख करोड़ का केपेक्स होने वाला है 3 करोड़ घर के लिए। रूरल डेवलपमेंट में 2,67,000 करोड़ रुपए के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगेगा। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगेगा तो आपको पता है स्टील सीमेंट की कंजम्पशन होगी। ट्राइबल अभियान 63,000 विलेज में 5 करोड़ लोगों का इसका बेनिफिट होगा। और फार्मर को सपोर्ट दिया जाएगा, नेचुरल फार्मिंग कराई जाएगी 1 करोड़ फार्मर से, और उसी में डिजिटल एग्रीकल्चरल इनिशिएटिव्स होंगे। तो क्या हुआ है कि ये मेरे को लगता है एक रूरल बूस्ट दिया गया है। अगर आपको याद हो मैंने पिछली वीडियो में 3 स्टॉक्स की बात की थी और मैंने कहा था एचयूएल जो है वो रूरल बूस्ट अगर आया तो एचयूएल अच्छा करेगा। आज अगर आप एचयूएल देखेंगे तो एचयूएल ऊपर बंद हुआ है, जबकि उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं आए हैं, उसके बावजूद भी एचयूएल ऊपर बंद हुआ है क्योंकि रूरल बूस्ट एचयूएल को दिख गया था। नेक्स्ट है ये भाई, ये तो इन्होंने पाथ ब्रेकिंग काम किया है। ये जो वो बार बार बात हो रही थी ना, बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी, मेरे हिसाब से क्या सुपर्ब इनिशिएटिव लेके आए हैं। इंटर्नशिप स्कीम लेके आए हैं, 1 करोड़ यूथ को कवर करेंगे अगले 5 साल के अंदर, 5,000 रुपए महीने का अलाउंस और 6,000 वन टाइम देंगे। अब ये जो जिम्मेवारी है, इन्होंने क्या कहा है कि बड़ी कंपनीज जितनी है वो बड़ी कंपनीज इस जिम्मेवारी को लेंगी। तो बड़ी कंपनीज क्यों लेंगी? अब बड़ी कंपनीज को आप बोलोगे कि भाई तुम अपने जेब से पैसा दो, तो क्यों वो करेंगी? तो उनको बोला गया कि जो आपका मैंडेटरी सीएसआर कंट्रीब्यूशन है, दोस्तों होता क्या है कि जब एक कंपनी चल रही होती है तो उसका जो प्रॉफिट निकलता है, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद जो प्रॉफिट निकलता है, जैसे रिलायंस के केस में वो 70-80 हजार करोड़ का प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट का 2 से 5% हर कंपनी को सीएसआर में डालना पड़ता है। तो अगर मैं रिलायंस की बात करूं तो करीबन 3 से 4 हजार करोड़ रुपए जो है रिलायंस को सीएसआर में डालना पड़ता है। तो सरकार ये कह रही है कि जो आपका 4,000 करोड़ के आसपास का सीएसआर फंड है उसमें से 10% यानी 400 करोड़ रुपए तक आप ये पैसे दे सकते हो। यानी कि सरकार ये कह रही है कंपनियों को आपके ऊपर बोझ नहीं डाल रहे, आप जो सीएसआर में से दे रहे हो उसमें 10% इस काम के लिए दे देना। तो ये दोनों के लिए बहुत बड़ा विन विन क्रिएट कर लिया है गवर्नमेंट ने कि भाई जो जिन लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है उनको इंटर्नशिप मिलेगी, इंटर्नशिप के बाद अगर मेहनत करेंगे तो उनको जॉब भी मिल सकती है। और कंपनियों के लिए उन्होंने ये कह दिया कि भाई तुम्हारी जेब में से नहीं ले रहे, जो तुम सीएसआर दे रहे थे उसमें से थोड़ा पोर्शन डाल देना। और ऑब्वियसली जो ट्रेनिंग कॉस्ट है वो कंपनी बेयर करेगी, पर वो बेयर करेगी किससे? सीएसआर के कंट्रीब्यूशन से। ये सेकंड बहुत बड़ा इनिशिएटिव था भाई, पता नहीं कुछ 2-3 तो बहुत पाथ ब्रेकिंग इनिशिएटिव्स किए हैं। फर्स्ट सैलरी सब्सिडी प्रोग्राम, सरकार ये कह रही है कि फर्स्ट सैलरी हम देंगे कितने रुपए तक? 15,000 रुपए तक।
₹15,000 तक की फर्स्ट सैलरी हम देंगे जिनकी सैलरी 1 लाख या कम है। सो फॉर एग्जाम्पल किसी की सैलरी लगती है, फर्स्ट सैलरी लगती है ₹80,000 महीने की, तो ₹80,000 महीने में ₹15,000 महीना सरकार कंट्रीब्यूट करेगी। कैसे? 5-5 हजार की 3 इंस्टॉलमेंट, सब्सिडी पेड इन 3 इंस्टॉलमेंट्स। तो सरकार जो है, जो कंपनी है उसको ये सपोर्ट करेगी। पर अगर समझो किसी की तनख्वाह 1.5 लाख लगी, 2 लाख लगी महीने की, 3 लाख लगी, तो उसके लिए ये स्कीम नहीं है। स्कीम उसी के लिए है जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी 1 लाख या उससे कम है। इससे सरकार यह मानती है कि 210 लाख यानी कि 2 करोड़ 10 लाख यूथ को इसका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है और इससे जो है बेरोजगारी कम होगी। तो जो दोनों स्कीम्स हैं, इंटर्नशिप वाली और ये फर्स्ट सैलरी सब्सिडी प्रोग्राम, इससे मुझे लगता है कि बहुत मैसिव फर्क पड़ेगा। हमारा जो बेरोजगारी का प्रॉब्लम चल रहा है, सब लोग बेरोजगारी के बारे में बात कर रहे हैं, उस पर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। मुझे लगता है ये जो बात है बार बार पुश की गई है, ऑपोजिशन की तरफ से भी पुश की गई है, क्योंकि ये रियल प्रॉब्लम है हमारे देश की। हमारी जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, यानी कि कंट्री की ग्रोथ तो हो रही है पर जॉबलेस हो रही है। तो इस वजह से मुझे ये प्रोग्राम इनका बहुत अच्छा लगा। टीडीएस डीक्रिमिनलाइजेशन, दोस्तों क्या होता है, मैं जब पहले ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था तो सब लोग आके हंसते थे, भाई टीडीएस भर दो 7 तारीख तक, तो डायरेक्टर साहब आप जेल में चले जाओगे। तो क्या है कि टीडीएस ना भरना एक क्रिमिनल लाइबिलिटी होती थी। पर कभी कभी ना टीडीएस मिस हो जाता है। एक व्यापारी है भाई, छोटा व्यापारी है, वो कितने कंप्लायंसेस कर रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है सरकार ने। उन्होंने कहा कि भाई टीडीएस को हम डीक्रिमिनलाइज कर देते हैं। टीडीएस अगर आपने 3 बार तक टाइमली बेसिस पे नहीं भरा, फाइलिंग के टाइम भी नहीं भरा, तब उसको क्रिमिनल लाइबिलिटी माना जाएगा। अगर आपने एक बार मिस कर दिया तो टेंशन मत लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें आप पेनल्टी दे देना, आपको क्रिमिनल लाइबिलिटी आप पे नहीं आएगी। दूसरा है कि एक बहुत अच्छी चीज इन्होंने करी, ई कॉमर्स कंपनीज जो होती है ना, ई कॉमर्स कंपनीज का मार्जिन बहुत कम होता है। तो पहले ये क्या करते थे, ई कॉमर्स कंपनीज पे 1% टीडीएस ले लेते थे। तो ई कॉमर्स कंपनी कोई भी माल बेचे, देखो ई कॉमर्स कंपनी अपना माल तो बेचती नहीं है। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है। तो ये जो है एक ई कॉमर्स कंपनी करती है कि किसी और का सामान होता है, बेचता किसी और को है, तो बस वो प्लेटफॉर्म का काम करता है। तो जो प्लेटफॉर्म का काम कर रहा है उसकी जो टीडीएस होती है वो टीडीएस ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि माल उसका नहीं है। पर पहले वो टीडीएस 1% था। आप मानोगे नहीं, सरकार ने उसको 1% की जगह 0.1% कर दिया। टीडीएस के मल्टीपल लेवल्स थे, 1, 2, 5, 10। तो सरकार ने बोला ये इतने मल्टीपल लेवल्स नहीं रखते, जो 5% वाला कमीशन का टीडीएस है उसको भी हम 2% कर देते हैं, ज्यादा मगजमारी नहीं करते। तो मैं ये समझ रहा हूं कि सरकार जो है ना, अपने सिस्टम्स को डीकॉम्प्लेक्स कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि उनको भी पता है जितना हम अपने कंज्यूमर्स पे इस तरीके के बोझ डालेंगे, दो प्रॉब्लम होती है। एक तो कंज्यूमर का ट्रस्ट टूटता है, यानी कि हमारा आम नागरिक का ट्रस्ट टूटता है। दूसरा, उनसे ये एनफोर्स ही नहीं हो रहा है भाई, उनसे मैनुअली ये सब एनफोर्स नहीं होता, फिर केस चलता रहता है, चलता रहता है। तो सरकार को ये समझ आ रहा है, बोले ये छोटी छोटी चीजों को साइड करो, इतना भरोसा हमारे देशवासियों पे कर लो, कोई एक आधा केस आएगा उससे निपट लेंगे। तो आई थिंक गवर्नमेंट ये हमारे बेनिफिट से ज्यादा अपने बेनिफिट के लिए कर रही है, बट हमें भी बेनिफिट हो रहा है उसका। अगली चीज पे आते हैं, मुद्रा लोन स्कीम। ये बड़ा अच्छा है। देखो मुझे लगता है कि कोई भी बंदा जब उसके क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी हो जाती है तो उसको ज्यादा क्रेडिट मिलना चाहिए। पर जो छोटे व्यापारी होते हैं ना, उनके हमेशा सर पे एक काज गिरी रहती है, तो उनका ना अमाउंट ज्यादा बढ़ता नहीं है। मुद्रा लोन एक ऐसा लोन है जो बहुत लोगों ने जिसका फायदा उठाया। सबसे ज्यादा फायदा तो मेरे को लगता है ओला और उबर ने उठाया था, क्योंकि 10 लाख का लोन होता था। तो सारी गाड़ियां जो आती थी वो 10 लाख से नीचे आती थी, तो उन्होंने जम के अपने सारे ड्राइवर्स को गाड़ी दिलाई मुद्रा लोन से। फायदा भी बहुत हुआ, बहुत सारे लोगों को जॉब मिला, बहुत सारे लोगों को एक व्यवसाय मिल गया। पर अब सरकार क्या कह रही है कि 10 लाख की लिमिट को हम कर रहे हैं 20 लाख रुपए। पर सुनो, आपके मेरे लिए नहीं, जिसने मुद्रा का लोन पहले लिया है और उसको सक्सेसफुली वापस किया है, उसको फिर से मुद्रा का लोन मिल जाएगा 2 टाइम्स का, यानी 20 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। इससे छोटे बिजनेसेस को, छोटे व्यापार को बहुत फायदा होने वाला है। छोटे व्यापारियों के लिए मेरे को लगता है इस बार सरकार ने बहुत अच्छा सोचा है। कोलैटरल फ्री लोन्स फॉर एसएमईज, भैया ये बहुत, मेरे हिसाब से बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। देखिए एसएमईज के लिए सबसे बड़ा इश्यू क्या होता है कि उनको ग्रोथ करनी है, उनको ग्रोथ करनी है, पर वो ग्रोथ कर नहीं पाते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता। पैसा नहीं होता तो वो बैंक के पास जाते हैं, बैंक बोलता है भाई मैं पैसा तब दूंगा जब तेरे पास जमीन होगी। अब वो बोलता है जमीन मैं तब खरीदूंगा जब मेरे पास पैसा होगा। ओ गॉड, ये पूरा सर्कल चलता रहता है और कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। तो यहां क्या हो रहा है, यहां बड़ा सिंपल है कि बैंकों को ना पहले प्रॉब्लम थी, आरबीआई ने एक फ्रेमवर्क बना के रखा हुआ था कि भाई तुम्हारे इस फ्रेमवर्क में ये व्यक्ति गिरेगा ना, तभी तुम इसको लोन दे सकते हो। पर आज निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि बैंक्स को बोला थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाओ,
अपना खुद का फ्रेमवर्क निकालो, क्योंकि अब जीएसटी पे सब है, अब पॉस मशीन है, अब पेटीएम है, फोन पे है, यूपीआई है, भीम है। तो आप अगर एक छोटा व्यापारी है जिसके पास कोलैटरल नहीं है पर जिसके पास ट्रांजैक्शंस है, जिसके पास बहुत सारे ट्रांजैक्शंस है, जिसके पास डिजिटल ट्रांजैक्शंस है, उसकी डिजिटल ट्रांजैक्शंस को इवैल्यूएट करने का बैंक से एक फ्रेमवर्क निकालेंगे। उस फ्रेमवर्क के तहत अगर उनको लगा कि यार ये जो छोटी सी दुकान है ये 2 करोड़ रुपए साल का कर रही है पर ये प्रॉफिटेबल है, इसके पास लोन लेने के लिए कोलैटरल नहीं है, तो अब बैंक चाह के उनको कोलैटरल दे सकता है। तो ये डिजिटल असेसमेंट होगी। बैंक को इंडिपेंडेंस दे दी गई है और गारंटी फंड है, यहां पे सरकार गारंटी कर रही है अप टू 100 करोड़ रुपीस तक का गारंटी देके रखेगी। तो ये जो था ये एसएमईज के लिए फायदा हो। तो मुझे लगता है एसएमईज को अब डिजिटलाइज हो जाना चाहिए। एसएमईज को अब डिजिटलाइज होना चाहिए। अगर आप एसएमई और आप डिजिटलाइज नहीं हो रहे हैं तो मुझे लगता है आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप बहुत बड़ा विकल्प खो रहे हो। आप पैसे के लिए दर दर भटक रहे हो। पर अपने आप को अगर आप ऑर्गेनाइज कर लो और डिजिटाइज कर लो तो बैंक आके आपकी सीधी बैलेंस शीट पढ़ेगा, रिसीट्स देखेगा, ट्रांजैक्शंस देखेगा, खुश हो जाएगा और आपको सर्टेनली वो डेफिनेटली एक लोन जरूर दे सकता है। अगली चीज है, हमें यह समझना है कि हमारा बजटरी एस्टिमेट क्या है। दोस्तों जब एक घर चलता है तो वहां पे कमाई होती है और खर्चे होते हैं। तो अगर कमाई 1 लाख रुपए है और खर्चे 50,000 रुपए, तो बहुत बल्ले बल्ले भैया, जो घर है वो पैसा भी बचा रहा है, इन्वेस्ट भी कर सकता है। पर अगर यही चीज उल्टी है तो उसको बार बार लोन लेना पड़ेगा और लोन पे जिंदगी निकालनी पड़ेगी जब तक वो अपनी तनख्वाह नहीं बढ़ा लेता या इनकम नहीं बढ़ा लेता। सिंपल मैथमेटिक्स है, देश पे भी यही चलता है। आइए देखते हैं। हमारे देश में इस साल ये आंका गया है कि हमारी कलेक्शन, सरकार की टोटल कलेक्शन 32 लाख करोड़ रुपए की होगी, पर हमारा खर्चा होगा 48 लाख करोड़ रुपए। आप 32 और 48 को माइनस करेंगे तो 16 लाख करोड़ रुपए का गैप है। ये 16 लाख करोड़ रुपए आपका आएगा उधार से। यानी कि आप एक बात समझिए कि जो 48 लाख करोड़ मेरे को खर्चा करना है, ठीक है, अगर 48 में से 32 मैं ला पा रहा हूं और 16 मेरे को लोन लेना है, तो 16 डिवाइड बाय 48, यानी कि मेरा खर्चा एक तिहाई खर्चा लोन से चलने वाला है। मेरा एक तिहाई खर्चा लोन से चलने वाला, क्योंकि मुझे तो 48 लाख करोड़ चाहिए, तभी तो मैं देश चला पाऊंगा। मेरे को आप 32 लाख करोड़ रहा है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम अभी क्रिएट हुई हुई है कि जहां पे हमारा रेवेन्यू और जो हमारी कॉस्ट है उसमें मेजर मिसमैच हुआ है। इसमें टैक्स की कलेक्शन साल की 26 लाख करोड़ के आसपास है। फिस्कल डेफिसिट 5% है जीडीपी का। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? वही रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर। डेफिसिट मतलब हमारी आमदनी 98 है, खर्चा रुपया है। और सरप्लस का मतलब है आमदनी 1 रुपया है, खर्चा 98 है। तो इस टाइम पे भैया हमारी जो आमदनी है वो 98 है और खर्चा 1 रुपया है। इसलिए जो सरकार है ना, टैक्स में रिलीफ नहीं दे पा रही है, शायद चाह के भी रिलीफ नहीं दे पा रही है, क्योंकि उसको बहुत सारी चीजें मैनेज करनी है। अंत में जो मैं आपको टेबल बताऊंगा ना, उसके बाद आपकी बुद्धि चकरा जाएगी कि अभी देश को कितनी बड़ी रिक्वायरमेंट है। हम बहुत पीछे हैं भाई। ये चाइना हो गया, वियतनाम हो गया, यूएसए हो गया, हम इनसे अभी भी बहुत पीछे चल रहे हैं। मैं आपको नंबर्स के साथ प्रूव करके बताऊंगा। मैं ऐसे कोई हवा में डेटा नहीं दूंगा। मैं आपको रियल नंबर्स के साथ प्रूव करके बताऊंगा कि वो अपने देश को कैसे ड्राइव कर रहे हैं। देखिए, अगर हम साल में 8% ग्रो कर रहे हैं तो वो भी तो ग्रो कर रहे हैं। और अगर हम 100 रुपए के बेस पे 8% ग्रो कर रहे हैं, वो तो वैसे भी 300 रुपए के बेस पे 8% ग्रो, 3%, 4% भी ग्रो करे तो वो हमसे कहीं आगे पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए हमें ये कैचअप करने के लिए हमारे रेवेन्यूज बढ़ाने पड़ेंगे। जितना ज्यादा हमारे पास रेवेन्यू होगा उतना ही देश बढ़िया खर्चा कर सकता है, बढ़िया निवेश कर सकता है, अलग अलग चीजें कर सकता है, देश की समृद्धि हो सकती है। तो मैं बहुत ज्यादा ब्लेम नहीं करूंगा निर्मला सीतारमण जी को। दो दुख बहुत होता है क्योंकि आगे मैं कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा जो मुझे खुद डायरेक्टली बहुत हर्ट करी हैं। बट ठीक है, क्या करें, हम देश के हैं, हमारे को देश का ध्यान भी रखना है। हमारे ऊपर आज 14 लाख करोड़ रुपए की इसमें बोरोइंग आएगी। आगे चलते हैं। इनकम टैक्स में क्या बेनिफिट दिए? बहुत मेजर बेनिफिट नहीं, वही मैंने जो बताया कि 17,500 रुपए आपको फायदा होने वाला है। तो जो स्टैंडर्ड डिडक्शन था उसको 50,000 से 75,000 कर दिया गया है। ये सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए है। फैमिली पेंशन का 15,000 रुपए का डिडक्शन होता था, वो 25,000 कर दिया है। तो पेंशनियर्स के लिए बेनिफिट है। छोटा मोटा रिविजन किया है इनकम टैक्स स्लैब्स में, कोई मेजर चीज नहीं की है। 17,500 रुपए। वही आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, इस 17,500 से आप क्या करने वाले हो? देखो, अब मजाक नहीं करते, अब सिंसियरली मुझे बताओ, क्या आप इस पैसे से एसआईपी करोगे? क्या आप इस पैसे से कोई ना कोई खर्चा नॉक ऑफ करोगे? या क्या आप इस पैसे से कोई ना कोई नया खर्चा पाल लोगे? तो इस 17,500 रुपए साल में, यानी मोटा मोटी 1400 से 1,500 रुपए महीने का, आप कहां खर्च करोगे, कहां निवेश करोगे, या कौन सा पुराना खर्चा नॉक ऑफ करोगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ताई ये कह रही है, निर्मला ताई ये कह रही है कि 37,000 करोड़ मैंने छोड़ दिया है, कि भाई मैंने जो आपको ये 17,500 रुपए दिए हैं उसकी वजह से उनको 37,000 करोड़ का नुकसान हो गया, क्योंकि आप और मैं अकेले नहीं है ना भाई, करोड़ों लोग हैं।
वो कह रही है कि भाई थोड़ा सा डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो लोग खर्च करेंगे। जो सबसे बड़ी चोट पहुंचाई है वो पहुंचाई है कैपिटल गेन्स में। जो सबसे बड़ी चोट पहुंचाई है वो पहुंचाई है कैपिटल गेन्स में। मैं आपको उदाहरण के साथ बताऊं, ठीक है। दो, पहले तो आपको पता है, पहले जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स होता था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स होता था, वो होता था 15% और लॉन्ग टर्म होता था 10%। ठीक है। तो शॉर्ट टर्म यानी कि आपने कोई शेयर खरीदा, एक साल के अंदर बेच दिया, जो भी मुनाफा होगा उस पर 15% देना है। लॉन्ग टर्म यानी कि आपने एक शेयर खरीदा, एक साल से ज्यादा होल्ड किया, फिर बेच दिया, तो आपको 10% मिल लगेगा। अगर उस साल में आपका लॉन्ग टर्म प्रॉफिट 1 लाख रुपए से कम है, लेस देन 1 लाख रुपीज है, लेस देन 1 लाख रुपीज है, तो आपको 10% नहीं लगेगा। 1 लाख के ऊपर 10%। सो अगर आप 1,40,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है तो 1 लाख रुपए तक जीरो। फिर ये जो 40,000 है, इस 40,000 पे 10% यानी कि 4,000 रुपए का आपको टैक्स लगता। पर अब इन्होंने क्या कर दिया है, अब इन्होंने इसको थोड़ा सा बदल दिया है। अब इन्होंने कर दिया है कि 0 to 1.25 लाख तक कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा। जो ये 1 लाख की लिमिट थी उसको कर दिया 1.25 लाख, और ये जो 10% था उसको कर दिया 12.5%। ये जो है इसकी वजह से मार्केट्स आज अचानक से क्रैश भी कर गई थी, फिर रिकवर कर गई, क्योंकि मार्केट्स ना अब एडजस्ट कर चुकी है सब चीजों को। तो यहां पे 12.5% कर दिया। अब जो बड़ा प्रॉब्लम इन्होंने किया है वो मैं आपको समझाता हूं, वो आप समझोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि पहले जो लोग घर बेचते थे 2 साल बाद, घर में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगता है 2 साल के बाद, तो पहले जो लोग घर बेचते थे उनको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था। भाई आपने घर खरीदा है सन 2000 में, आपने खरीदा इसको समझिए 10 लाख रुपए का, आज वो 2024 में हो गया है समझिए 1 करोड़ रुपए का, हाइपोथेटिकली बोल रहा हूं, वो 1 करोड़ रुपए का हो गया 24 साल में। तो आप क्या करते हो, आप ये कहते हो कि भाई 2000 से 2024 तक इन्फ्लेशन जो थी वो मोटा मोटी समझिए 6% थी सालाना। तो आप क्या करते हो, इस 10 लाख को 6% से इंक्रीज करके उसकी आज की वैल्यू लेके आ जाते हो। उसे कहते हैं, इस 6% को कहते हैं इंडेक्सेशन। तो सरकार एक हर साल का एक नंबर निकालती थी, वो उसका इंडेक्स बन जाता था। तो इंडेक्सेशन लगा के समझो ये कॉस्ट बन जाती थी 10 लाख की जगह 70 लाख। तो आप क्या कहते थे, 1 करोड़ का मैंने बेचा तो 70 लाख का खरीदा, 30 लाख का प्रॉफिट, इस पे मैं 20% दे देता हूं, तो आपका 6 लाख रुपए का टैक्स आता था। अब सरकार बोलती है ये सब छोड़ दो, ये सब छोड़ दो, क्या करो, ये जो आपका 10 लाख था, ये 10 लाख को 10 लाख रहने दो, इंडेक्सेशन नहीं दूंगा। ये 10 लाख का 1 करोड़ हो गया, आपका 90 लाख का प्रॉफिट हो गया, आप इस 90 लाख पे 12.5% दे दो। यानी कि आपका जो 12.5% लग गया, इसमें मोटा मोटी 10 से 11 लाख रुपए का आपका टैक्स लग गया है। यही टैक्स पहले हो रहा था आपका 5-6 लाख रुपए, यानी यहां पे आपका टैक्स आपको तो दिखेगा आधा हो गया, पर वैसे आपका डबल होने वाला है। तो यानी यहां पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है रियल एस्टेट के इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स इस बात का बहुत ज्यादा फायदा उठाते थे कि भाई हमारे को तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, तो वो प्रॉपर्टी होल्ड करके रखते थे, फिर देखते थे कब फ्लिप करनी है ताकि उनको बेस्ट बेनिफिट मिले। तो ये एक इशू इन्होंने क्रिएट कर दिया है। पर इसमें एक फायदा हुआ है, एक फायदा किसको हुआ है, वो बहुत ज्यादा बड़ी कैटेगरी नहीं है। समझो मैंने एक कंपनी में निवेश किया, प्राइवेट कंपनी में निवेश किया, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि अगर वो प्राइवेट कंपनी लिस्ट हो गई तो उस पे अगर मैं बेचता हूं अपने शेयर्स तो मेरे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे 20% देना पड़ता था, अब वो भी मेरे को 12.5% देना पड़ेगा। तो सिर्फ एक ही कैटेगरी के लोग जो बहुत छोटे हैं नंबर में, उनको फायदा दिया गया है, एक एंटरप्रेन्योर को फायदा दिया गया है, एक फाउंडर को फायदा दिया गया है, एक निवेशक को फायदा दिया गया है। आपके मेरे जैसे नॉर्मल लोगों को जो प्रोफेशनल्स है या एम्प्लॉइज है उनको फायदा इस मामले में ज्यादा नहीं होने वाला है। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा डैमेज जो है वो सरकार ने क्रिएट किया है। ये नहीं करने की जरूरत थी, ये नहीं भी करते तो भी चलता। भाई फिस्कल डेफिसिट 5% की जगह 4.9 हो गया, 4.9 की जगह 5 रह जाता, बहुत ज्यादा आफत नहीं आने वाली थी इससे। इससे थोड़ा सेंटिमेंट जरूर हर्ट हुआ है लोगों का। अब आता हूं मैं वो ग्लोबल कंपैरिजन में जिसके बारे में बार बार मैं आपसे बात कर रहा था। देखिए मैंने इस बजट वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं रखा, मैं चाहता था शॉर्ट में आपको बता दूं क्या फायदे हुए हैं, क्या नुकसान हुए हैं, क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं। पर अभी भी अब आप देश के एंगल से प्लीज सोचिए इस बात को, कि हम हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, पर अब आप देश के एंगल से सोचिए। मैं आपको ये बजट दिखा रहा हूं, भारत का टोटल बजट, ठीक है। ये बहुत ध्यान रखना, भारत का टोटल बजट इस साल का 48 लाख करोड़ का होने वाला है। उस 48 लाख करोड़ में से डिफेंस में जाएगा 4,54,000 करोड़, जो हमारे बजट का 9.5% है। यानी अगर हम 100 रुपए खर्च करते हैं तो 9.5 रुपए हम डिफेंस पे खर्च कर रहे हैं। यही हम यूएसए में देखते हैं तो ये 4,54,000 की जगह 71,12,000 करोड़, यानी जितना हम खर्च कर रहे हैं उससे करीबन 17 गुना, 17 गुना, क्योंकि उनका बजट भी हमसे बहुत बड़ा है।
उनका बजट भी हमसे बहुत ज्यादा बड़ा है। तो उनका 17 गुना जो है वो ये लोग खर्च करने वाले हैं। और इस 17 गुना को अगर आप परसेंटेज ऑफ टोटल बजट में देखेंगे तो आपका ये नंबर निकल के आएगा 12.5%। जो जो हम 9.5% खर्च करते हैं, यूएसए 12.5 करता है। अब हम आते हैं हमारे दोस्त चाइना के पास। तो चाइना के पास भी अगर हम देखें तो चाइना हमसे 4 गुना ज्यादा जो है डिफेंस पे खर्च कर रहा है, 4 टाइम्स ज्यादा डिफेंस पे खर्च कर रहा है इन टर्म्स ऑफ नंबर। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वो हमसे कम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका बजट बहुत बड़ा है, ठीक है। और अगर हम वियतनाम की तरफ देखें तो वियतनाम हमसे कम कर रहा है, क्योंकि वियतनाम के बहुत ज्यादा क्रॉस बॉर्डर इश्यूज नहीं है, तो वो हमसे कम कर रहा है। ये 4 कंट्रीज का कंपैरिजन आपके होश उड़ाने वाला है। एजुकेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो देश का भविष्य तय करने वाला है, वहां आप हालत देखोगे ना, आपको रोना आ जाएगा। एजुकेशन में भारत मात्र 2.6%, 2.6% खर्चा करता है, यानी 1.25 करोड़ रुपए का खर्चा कर रहा है। अगर आप यही यूएसए को देखें तो यूएसए जो है वो खर्चा कर रहा है 6,60,000 करोड़ का। चाइना पे अगर आप देखें तो वो कर रहा है 34,20,000 करोड़ का। 34,20,000 करोड़ का। आप समझ रहे हो वो कहां लेके जा रहा है चीजों को। और वियतनाम पे देखें तो करीबन 6 लाख करोड़ का। तो वियतनाम जैसी कंट्री भी, हम 2.6% ऑफ आर बजट कर रहे हैं, वो 9.6 कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वियतनाम एजुकेशन पे, चाइना एजुकेशन पे कितना फोकस कर रहा है और इंडिया कहां फोकस कर रहा है। अगर आप यूएसए में देखें तो यूएसए में उनका प्रपोर्शन कम है, पर उनका क्वांटम इतना बड़ा है कि उनका अपने से काम चल जाता है। तीसरा, हेल्थ केयर। यहां तो आपको देखोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। भारत जो है अपने बजट का मात्र 2% से कम हेल्थ केयर पे खर्च करता है। वहीं यूएसए 27% करता है, चाइना 7% के आसपास करता है, और वियतनाम भी 7% करता है। हम जितना कर रहे हैं उससे 15 गुना ज्यादा यूएसए कर रहा है, हमसे 20 गुना ज्यादा चाइना कर रहा है। तो यानी उसके लोग हेल्दी भी ज्यादा रहेंगे, क्योंकि वो हेल्थ केयर पे फोकस कर रहा है। एग्रीकल्चर पे हम 3.2% खर्च करते हैं, यूएसए 2.7 करता है। सब लोग उतना ही करते हैं, पर उनका बेस बड़ा है चाइना और यूएसए का, इसलिए वहां पे इतना ज्यादा नंबर हो जाता है उसके बावजूद भी। सोशल वेलफेयर पे हमारा खर्चा सिर्फ 56,000 करोड़ है, और जहां पे यूएसए 1,08,00,000 करोड़ का खर्चा कर रहा है, यानी इतना बड़ा खर्चा वो सोशल वेलफेयर पे करता है। चाइना भी 27,50,000 करोड़ का खर्चा कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे इंडिया खर्चा कर रहा है 11,11,111 करीबन करोड़ का, जो अपने खर्चे का टोटल 23% है। यूएसए 6% करता है, चाइना 7% करता है, और वियतनाम 20 करता है। यूएसए और चाइना को ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो अगर आप इंडिया को देखें तो इंडिया जो है, अगर मैं इसको थोड़ा नीट कर दूं, तो इंडिया जो है एजुकेशन, डिफेंस, हेल्थ और सोशल वेलफेयर, ये चारों चीजों में चाइना, यूएसए, वियतनाम से नंबर्स के कंपैरिजन में बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। इसीलिए हमें थोड़ा सा सरकार का साथ देना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में अभी भी टैक्स पेइंग लोग बहुत कम है भाई। अभी भी मुश्किल से 5-6 करोड़ लोग ही हैं जो टैक्स देते हैं, उसमें से भी बहुत सारे लोग हैं जो निल फाइलिंग करते हैं। तो अगर हमने कंट्रीब्यूट नहीं किया ना, तो ये देश आगे बढ़ नहीं पाएगा। ये जो प्रपोर्शंस आप देख रहे हैं ना, इसमें काम नहीं चलने वाला हमारे देश का, इसमें काम नहीं चलने वाला। निर्मला सीतारमण हमेशा से फोकस करती रही है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, क्योंकि उनका एक सेइंग है कि जो मैं यहां खर्चा करती हूं उसका 2.5 गुना ज्यादा जो है वो आपको बेनिफिट मिल जाता है, एज एम्प्लॉयमेंट, एज जो आपके कंपनीज आगे बढ़ती हैं, स्टील सीमेंट का भाव बढ़ता है, उससे वजह से रोजगार क्रिएट होता है। तो उनका 2.5 का मल्टीप्लायर चल रहा है, तो इसलिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। तो अगर मैं इस बजट के कुछ 3 बड़े टेक अवेज लेके जाऊं, तो सबसे पहली बात यह है कि फिस्कल कंसोलिडेशन, इसे हम कहते हैं फिस्कल ग्लाइडिंग पाथ। ग्लाइडिंग पाथ मतलब ऐसा नीचे जा रहा है। तो जो फिस्कल डेफिसिट है उसको फोकस किया जा रहा है कि नीचे लेके आओ, नीचे लेके आओ, क्योंकि आज भी हमारे खर्चों में से 20% खर्चा जो है वो ब्याज का है। यानी अगर हम 100 रुपए खर्च कर रहे हैं ना, तो 20 रुपए का ब्याज दे रहे हैं। और अगर हमारे को 100 रुपए चाहिए तो हम 30 रुपए उधार ले रहे हैं। तो ये साइकिल हम कब तक चलाते रहेंगे भाई? किसी दिन तो देश को ये लोन वापस करना है, किसी दिन तो है जब आके हमारे को ये सारा हिसाब ठीक करना है। तो उसके लिए हमारे को जर्नी तय करनी पड़ेगी। ये आज की जर्नी नहीं है, अगले 10 से 15 साल में ये जर्नी तय हो पाएगी, तभी जाके हमारा फ्यूचर सुरक्षित होगा। सेकंड जो है, आज भी हम सारी कंट्री से बहुत पीछे हैं। क्यों पीछे हैं? क्योंकि ना हम एजुकेशन में, ना डिफेंस में, ना हेल्थ में, ना सोशल वेलफेयर में यूएसए और चाइना को मैच कर पा रहे हैं। अब यही तो 2-3 कंट्रीज रह गई हमारे ऊपर, जापान, यूएसए और चाइना। तो अगर हमें इनसे आगे जाना है तो भाई हमारे को इनसे ज्यादा इन जगहों पे खर्च कर, एटलीस्ट एजुकेशन और हेल्थ केयर पे तो हमारे को ज्यादा खर्च करना ही पड़ेगा। तो आई थिंक हम बहुत पीछे हैं, बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और हमें ये बात को अप्रिशिएट करना चाहिए कि सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है। उनको ये फोकस करना है, उनको एम्प्लॉयमेंट पे भी फोकस करना है, उनको गरीबी पे भी फोकस करना है, उनको आटे दाल का भाव भी कंट्रोल में रखना है। आई थिंक इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। वी शुड कमेंड निर्मला सीतारमण जी। मजाक अपनी जगह है, सब कुछ अपनी जगह है, डेफिनेटली हमारे जैसे इन्वेस्टर्स के लिए उन्होंने थोड़ा सा
पेन दे दिया, बट मैं समझ सकता हूं कि एक एज अ पर्सन हु हैज टू टेक केयर ऑफ अ लार्जर फैमिली, जिनमें आज 80 करोड़ लोगों को रोज मुफ्त का खाना भी देना है, वो अपना काम काफी ठीक से कर रहे हैं। तो आपको सल्यूट है मैडम, आप जो काम कर रही हैं। 7 बार आपने एज अ एफएम हमारे यहाँ कंटिन्यूअसली, द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर जिसने कंटिन्यूअसली 7 बार हमारे यहाँ स्पीच दी है एज एन एफएम। तो आपको बहुत बहुत बधाई इसके लिए। मोदी सरकार को बधाई कि वो इस तरीके के रिफॉर्म्स ला रहे हैं जहां पे जॉब्स होंगी। जॉबलेस ग्रोथ में मजा नहीं आता, एनआरकी हो सकती है, सिविल अनरेस्ट हो सकता है, जो हमने पीछे देखा भी था। तो आपका व्यू क्या है बजट के बारे में, वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को सबके साथ शेयर जरूर करना है, बहुत सिंपल तरीके से, छोटे समय में, विद अ स्मॉल प्रेजेंटेशन कोशिश की आपको बजट के बारे में बता दूं। और ये जो ग्लोबल कंपैरिजन है, ये आपको डेफिनेटली जब भी आपको डिबेट करेंगे, किसी के साथ बात करेंगे, तो आपकी बात का पक्ष रखने के लिए, आपकी बात का पॉइंट रखने के लिए आपको बहुत हेल्पफुल होगा। अगली वीडियो किस पे बनाऊं वो तो बता दो, ताकि हम भी काम पे लग जाएं। और बाकी वीडियोस देखते रहो भाई, ये मेरे 2 पॉडकास्ट हैं, इनको देखो। एक सागर जी के साथ है और एक तरुण बिंदलिश जी के साथ है। अगर आप इनको देखोगे ना तो मजा आ जाएगा, बहुत सारी लर्निंग मिलेगी। एक बिजनेस के ऊपर है और एक पर्सनल फाइनेंस के ऊपर है। अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।